आज का टॉपिक है फिरोज शाह की इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले भी हम कई सुल्तानों की इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक हमने इसकी शुरुआत की थी अर्ली टर्किश सुल्तान से, और फिर मुख्य रूप से हमने जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, इनकी पॉलिसीज को डिस्कस किया है, और गयासुद्दीन तुगलक की पॉलिसी को भी डिस्कस किया, मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम फिरोज शाह की पॉलिसीज को देखेंगे। अगर आप आकलन कीजिए इस पीरियड में, स्पेशली अलाउद्दीन खलजी की पॉलिसी का और मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज का, तो हम पाएंगे कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था और स्टेट का काफी कंट्रोल था। तो उसकी वजह से किसानों का शोषण नहीं हुआ जो इंटरमीडियरीज करते थे, वो चीज नहीं हुई है। और रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे भी काफी चेक्स थे, तो करप्शन नहीं था। और बर्नी जिस तरह का अकाउंट हमको देता है, उससे हमको ये लगता है कि चीजों के दाम बहुत कम हो गए थे, तो बेसिकली कंज्यूमर्स को फायदा था। और हालांकि रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा थी, 50% ऑफ द प्रोड्यूस स्टेट डिमांड कर रही थी। वही चीज जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्पोज करने की कोशिश की, हालांकि रेवेन्यू डिमांड हमको लगता है उस वक्त भी 50% ऑफ द प्रोड्यूस थी, तो रिवोल्ट हो गया, जिसके हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका रीजन यही रहा होगा कि वो करप्शन को नहीं रोक पाया होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम थी। अब फिरोज शाह की पॉलिसी इस आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो आप पाएंगे कि एक डिफरेंट तरह की पॉलिसी है, और उसको जो है उसके पीरियड में हम पाते हैं कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के काफी काम किए गए। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसने कौन से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के काम अपने पीरियड में किए। तो जो सबसे पहली चीज है जिसका रेफरेंस हमको बर्नी देता है, वो है कि उसने जो भी लोन मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में दिया गया था एग्रीकल्चर को, जब उसने रिवाइव करने की कोशिश की जो आपके विद्रोह के बाद, तो जिस तरह से उसने लोगों को लोन दिया कि वो कुएं खोदें, बीज खरीदें, खेती के और भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें, तो उसको आपको मालूम है कि उसकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की अकस्मात, और वो लोग लोन जो है वो अदा नहीं कर पाए थे, उसको वापस नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहला काम फिरोज शाह ने ये किया कि लोन को उसने माफ कर दिया। कहते हैं कि उसने कंसल्ट किया अपने उमरा से, और कंसल्टेशन से ये बात सामने आई कि कोई फायदा नहीं है और लोग वापस देने की स्थिति में नहीं होंगे, इसको नहीं दे पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको खत्म कर दिया जाए। तो सबसे पहली चीज ये की कि उसने उस लोन को माफ कर दिया। जो दूसरा स्टेप उसने उठाया और जिसके बारे में बर्नी बात करता है, वो ये है कि वो वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में है कि वो ये कहता है कि the first factor which contributed to the stability of Firoz Shah's government was the prohibition of siyasat। जो पहला स्टेप था फिरोज शाह के पीरियड में स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का, वो था कि उसने जो है सियासत खत्म कर दी। अब ये एक ऐसा टर्म है जिसको बर्नी ने खुद ही अपनी दूसरी किताब फतवाए जहादारी में एक्सप्लेन किया है। तो सियासत से यहाँ उसका मतलब है कि तुम पुट थिंग्स राइट, इस सब चीजों को उसने सही कर दिया। जिसमें ये था बेसिकली कि जो पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को, टॉर्चरस पनिशमेंट जो थी, सबसे पहले फिरोज शाह ने उनको खत्म कर दिया। इसके अलावा भी रेफरेंस आता है कि बहुत सारे टैक्सेस जिनका शरह में प्रावधान नहीं था, लगभग 28 ऐसे टैक्सेस जो है वो मेंशन किए गए हैं, इनकी लिस्ट है हमारे पास, कि जो फिरोज शाह ने जिनको मना कर दिया था लेने से, प्रोहिबिट कर दिया था। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं किताब में, उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टैक्सेस थे जो उसने लेने से मना कर दिया। और उसके अलावा एक जो दूसरा स्टेप बन डिस्कस करता है वो ये है कि वो कहता है कि टैक्स में, वो कहता है खराज और जजिया, ये दोनों ही कर अब बहुक्म हासिल लिए जाने लगे। मैं पहले भी आपको ये टर्म एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हासिल शब्द जो यहाँ है, दैट मीन्स एक्चुअल रियलाइजेशन, कि ये जो भी खेती से जो भी मतलब क्रॉप हुई, जो भी फसल हुई एक्चुअल, ये उसके बेसिस पे था, यानी कि बटाई पद्धति। फिर से बटाई पद्धति जो है वो लागू कर दी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नपाई पद्धति थी, अब फिर से बटाई पद्धति लागू कर दी गई। तो हुक्म हासिल जो है उसके अनुसार, निर्देश के अनुसार
की हासिल के अनुसार जो है वो कर लगाया जाए। और ये भी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बटाई पद्धति जो है वो किसान के लिए ज्यादा फायदेमंद थी। तो इसमें अगर बेनिफिट था तो भी दोनों को था, स्टेट को भी था और प्रेजेंट्स को भी था, और अगर उसका नुकसान होता तो भी वो दोनों ही उसको शेयर करते। तीसरा स्टेप ये था कि पहली बार हम पाते हैं कि सल्तनत में पूरे राज्य का जो महसूल था उसका पता लगाने की कोशिश की गई। तो यहाँ जो है महसूल शब्द जो है वो राजस्व के लिए आया है कि पूरे राज्य से कितना रेवेन्यू वसूल हो रहा था, कितना महसूल आ रहा था, इसको पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसके लिए फिरोज शाह ने अपने एक ऑफिसर ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को अपॉइंट किया। और कहते हैं कि हुसामुद्दीन जुनैद ने लगभग 6 वर्ष लगाए और 6 वर्षों के बाद उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि पूरे राज्य का जो महसूल आ रहा है वो 6 करोड़ 75 लाख टका है। अब जाहिर सी बात है ये एस्टिमेट है, एक रफ एस्टिमेट है, और क्योंकि इसमें जो बर्नी शब्द यूज करता है वो ये है बाहुक्म मुशाहिदा। यहाँ जो टर्म मुशाहिदा आया है ये ऑब्जर्वेशन के लिए आया है, इंस्पेक्शन भी नहीं है जैसे निजाम की किताब में इंस्पेक्शन लिखा हुआ। ये मुशाहिदा मीन्स ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि इतना जो है महसूल वो पूरे राज्य से आ रहा है। और फिर रफीक ये लिखता है कि मतलब इतना ही महसूल रहा जितना फिरोज शाह ने जब तक शासन किया, ये महसूल उतना ही रहा। तो यहाँ उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बढ़ा नहीं है, घटा नहीं, मतलब इससे हम आशय ये निकाल सकते हैं कि इतना महसूल उस वक्त था जब उसका एक्सेशन हुआ है, तो ये स्थिति थी। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कार्य किए गए उससे ये महसूल और बढ़ा ही होगा, अंदाजा हम ये लगा सकते हैं उसके स्टेटमेंट से भी, और इससे नीचे नहीं गया है। जितना था उससे आगे और बढ़ा ही होगा, लेकिन इससे नीचे नहीं गया। और उसके बाद कुछ मेजर्स उसके इस तरह की हैं कि जैसे उसने अपने सोल्जर्स को जिस तरह से पे किया, उसको ये कहते हैं कि उसने जो है अपने सारे सोल्जर्स को वजह के थ्रू पे किया। ये वजह शब्द जो है यहाँ वो समझ लीजिए आप यक्ता की तरह ही आ रहा है कि जैसे यक्ता जो है वो ऑफिसर्स को दिया जाता था जहाँ से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो स्टेट के हाथ में ही है। रेवेन्यू स्टेट के ऑफिसर्स ही कलेक्ट कर रहे हैं, और इन सोल्जर्स को जो आर्मी के लोग हैं इनको एक आज्ञा पत्र दिया जाता था जिसे इतलाक कहा जाता था, ITLAQ, इतलाक यानी आज्ञा पत्र, या हिंदी में उसको अधिन्यास, भूमि अधिन्यास लिखा गया है। तो उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपना इतलाक वहां जाके रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दिखाएं और उसके बेसिस पे 50% जो है उनको वो कैश में दिया जाए। जब वो जाके वहां गांव में जहां जहां उनको जमीनें दी गई थी रेवेन्यू ऑफिशियल्स को वहां दिखाते थे, तो 50% जो उनकी तनख्वाह का हिस्सा था वो उनको कैश में दिया जाता था। तो यहाँ ये बिल्कुल इससे मतलब नहीं कि उनको वो गांव अधिकार में दिए गए थे, बल्कि जो उनका अधिकार था वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के ही पास था, लेकिन इतना पैसा वहां से, इतना अमाउंट वहां से लेने का अधिकार इनको दिया गया था। और इस इतलाक से संबंधित एक चीज और भी थी कि अगर वो चाहते तो इसको बेच भी सकते थे, कि इस इतलाक को वो ब्रोकर्स को बेच सकते थे और अपना एक अमाउंट को फिक्स कर लेते थे, जैसे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस जैसे वो ले लेते थे और बाकी ब्रोकर को दे देते थे। तो इससे जो है वो करप्शन बढ़ा है। तो यहाँ तो हम खाली अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो ये एक मेजर था। बाद में इसी से और करप्शन भी हुआ है, जो बेच देते थे वो, तो इतना अधिकार उनको मिला है। दूसरी बात ये कि 50% उनको काइंड में दिया गया होगा, तो उससे भी उनको फायदा हुआ होगा, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो उस बढ़त का फायदा भी उनको मिला होगा, तो इससे उनको फायदा पहुंचा होगा। इसके अलावा एक और जो मेजर की बात आती है फिरोज शाह के पीरियड में, वो ये है कि उसने असाइनमेंट्स थे लैंड रेवेन्यू के फॉर लाइवलीहुड, जिसके लिए शब्द नान आता है। तो नान शब्द से अभिप्राय रोटी से है। यहाँ रोटी मतलब लाइवलीहुड के लिए। कुछ ऐसे भी असाइनमेंट्स थे जो उसने लोगों को दिए जो नीडी लोग रहे होंगे, तो ये उनके लिए असाइनमेंट्स थे। तो ये फिक्स असाइनमेंट्स थे
जिसमें जो शब्द आता है कि 10,000 टके के, 5,000 टके के, 2,000 टके के, ऐसे असाइनमेंट जो है वो डिवाइडेड थे अलग अलग अमाउंट में, और ये भी लोगों को दिए गए। और इसके अलावा जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मेजर्स उसके और भी थे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिससे इंक्रीज हुआ होगा, तो वो उसको लेके कि किस तरह से उसने कैनाल जो है वो कंस्ट्रक्ट की। ये आप सभी को ये मालूम होगा कि फिरोज शाह ने अपने काल में बहुत सारे जो है नहरें खुदवाई और बहुत सारे बांध भी बनवाए। तो ये वो मेजर्स हैं जिनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा। तो एक रेफरेंस हमको आता है कि हिसार फिरोजा फिरोज शाह ने शहर बसाया था, जो कि हरियाणा के एरिया में था। हिसार कहते हैं घेराबंदी को, तो क्योंकि ये 45 टाउन था, इसका नाम हिसार फिरोजा रखा गया, और यहाँ भी उसने नहरों का निर्माण कराया। तो उसके बारे में जो है वो अफीफ रेफरेंस देता है, और हमको नहरों का रेफरेंस जो अफीफ के अलावा तारीख मुबारक शाही में भी बहुत अच्छा मिलता है। और अफीफ ये भी लिखता है कि उसके पिता भी शब नवीस थे, यानी रात में लिखा करते थे, रात के राइटर थे, तो उनसे भी उसने इंफॉर्मेशन ली है। और इसके अलावा हमको नहरों का उल्लेख जो है वो तारीख मुबारक शाही में जो या सलीम जी का अकाउंट है उससे भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उससे ये पता लगता है कि हांसी एरिया जो एट प्रेजेंट हरियाणा में है, उसमें लगभग वहां से कुछ दूरी पर दो गांव थे जिसको लाड़ साहेब बुजुर्ग और लाड़ साहेब खुर्द के नाम से जाना जाता है। लाड़ साहेब बुजुर्ग मतलब क्योंकि वो बड़ा गांव था, बुजुर्ग शब्द जो है बड़े के लिए आया है, और खुर्द शब्द जो है वो छोटे के लिए आया है। और ये बताया गया है कि लाड़ साहेब बुजुर्ग में लगभग 50 चरागाहें थी, और लाड़ साहेब खुर्द में लगभग 40 चरागाहें थी। और इस क्षेत्र में पानी की बहुत कमी थी, इतनी कि जो लोग बाहर से आते थे उनको एक घड़ा पानी के लिए 4 जीतल पे करना पड़ता था। और ये भी लगता है फिर कि पानी की इतनी कमी थी कि यहाँ पे सिर्फ खरीफ फसल का जो है वो मोटा अनाज ही इस क्षेत्र में उगाया जाता था। तो पहले तो फिरोज शाह ने यहाँ पे जो है एक नगर का निर्माण कराया, हिसार फिरोजा जिसको नाम दिया गया। पूरे क्षेत्र में उसने कलाबंदी कराई, और कहते हैं कि लगभग उसने 2.5 साल इस एरिया में व्यतीत किए कि किस तरह से वो उस शहर को जो है वो डेवलप कर सके, विकसित कर सके। और इस पीरियड में वो ये भी लिखता है कि वो बहुत कम समय के लिए दिल्ली आया, और 1355 से उसका रेफरेंस मिलता है हमको कि कैसे कैसे फिरोज शाह ने कितनी नहरें खुदवाई। तो पहले तो इस क्षेत्र में जैसे ये दोनों गांव थे, तो यहाँ पे उसने जो है कई नहरें खुदवाई, उनका पानी यहाँ लाया, उसने यहाँ टैंक बनवाया, उनको भरवाया। और फिर इस क्षेत्र में काफी खुशहाली हो गई, और कहते हैं कि पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि अगर कोई 4 गज भी खोदता था तो पानी निकल आता था। और फिर बाद में दोनों तरह की फसलें, रबी है और खरीफ है, दोनों इस क्षेत्र में उगाई जाने लगी, और इसका बहुत फायदा पहुंचा। इसके अलावा जो हमको रेफरेंस मिलता है तारीख मुबारक शाही में फिरोज शाह की नहरों का, वो है, कोई लिखता है कि 1355 में फिरोज शाह जो है वो दीपालपुर आया, और सबसे पहली नहर उसने सतलज से जहबाज तक, कहता है 48 करोड़ तक की नहर खुदवाई। अब जहबाज जो ये नाम हमको अब नहीं मिलता, लेकिन सतलज से उसने ये नहर खुदवाई। दूसरी नहर जो है उसने यमुना से मांडल और सिरमौर के पास से उसने एक नहर खुदवाई, और ये कहते हैं कि इस नहर में उसने 7 नहरों का पानी और मिलवाया, और उसके बाद फिर वो उस नहर को फांसी ले गया, वही हरियाणा का क्षेत्र जो है, और वहां से अरासीन, ये नाम भी हमें अब नहीं मिलता है, और फिर वहां से वो एक ऐसी जगह पर ले गया जहां उसने दुर्ग बनवाया था, यही हिसार फिरोजा। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि उसने जिस यहाँ शाही महल था उसने बनवाया था, नगर पूरा बसाया था, तो उसने यहाँ एक टैंक बनवाया था, तो उस टैंक को उसने इस नहर के पानी से भर दिया। फिर तीसरी नहर जो है वो उसने, खक्खर लिखा है, घग्घर नहीं दी होगी, वहां से खुदवाई, और उसने वहां से उसको सरस्वती से निकाला, और फिर हिरनी खेरा तक ले गया, और यहाँ भी उसने एक फोर्ट बनवाया जिसका नाम उसने फिरोजाबाद रखा, उस फोर्ट का नाम। इसके अलावा एक और नहर का जो रेफरेंस आता है वो फिर यमुना से आता है, कि यमुना से उसने बुधनी या बुधाई तक उसने एक नहर खुदवाई, यमुना से लेके और हिसार फिरोजा तक की उसने एक नहर खुदवाई। तो उसने काफी नहरें खुदवाई, और मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली और पंजाब से बीच
के बीच उसने कई नहरों का पूरा जाल बिछा दिया, और हरियाणा वाले क्षेत्र में पानी की ज्यादा कमी रही होगी, तो वहां उसने नहरें भी खुदवाई, शहर भी बसाया। और हमको फिरोज शाह के पीरियड का अकाउंट आईने नेहरू से भी मिलता है, जो मुल्तान का राज्यपाल था। और उसने जो है उसने भी अपना अकाउंट, उसने अपने पत्र लिखे हैं, तो वो इंशाए नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। तो वो ये कहता है कि शायद ये नियम था कि मुख्य नहर बनवाना जो है वो शासन का काम था, और उसके बाद जो छोटी छोटी नहरें हुआ करती थी, फीडर कैनाल्स जो हुआ करती थी, जो किसानों के खेतों में या जो असाइनीज थे उनके खेतों में पानी ले जाती थी, वो फिर स्टेट ऑफिशियल्स का काम था कि अलग अलग जगह जो स्टेट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे वो उसके निर्माण का कार्य करते थे, छोटी छोटी नहरों का। और उनपे जो खर्चा होता था, तो जिन लोगों को लैंड असाइन की जाती थी वो वहन करते थे या पेजेंट्स वहन करते थे, जो किसान थे उस क्षेत्र के, जिनको फायदा पहुंचा था नहरों के पानी से सिंचाई करने से, वो लोग, जिनको जमीनें अलॉट की गई थी, असाइन की गई थी, वो लोग इसका खर्चा वहन करते थे। वो बताता है कि तारिक मुबारक शाही का ऑथर भी लिखता है कि कुछ ही दिनों में हिसार फिरोजा जो सुल्तान फिरोज शाह ने बसाया था, वो इतना समृद्ध और घनी आबादी वाला शहर बन गया था कि उसको एक प्रांत की राजधानी बना दिया गया, और उसमें कई छोटे छोटे नगर शामिल कर दिए गए, जिसमें हांसी भी था और अग्रोहा भी था, फतेहाबाद भी था और सलूरा, खिजराबाद, ये सारे क्षेत्र उसमें मिला दिए गए। वो इतना प्रॉस्परस जो है एक सिटी हो गया था। और इसके अलावा वो ये भी लिखता है कि फिरोज शाह ने जिस तरह के कार्य किए, जिस तरह से उसने कैनाल कंस्ट्रक्शन करवाई और उससे लोगों को फायदा पहुंचा, तो उलमा ने फिर जो है ये डिसीजन लिया कि फिरोज शाह ने अपना जो पैसा लगाया है, जो इतनी मेहनत लगाई है, उसकी वजह से उसको ये अधिकार है कि वो हक शर्ब ले, यानी वाटर टैक्स। शर्ब यहाँ जो है लिक्विड के लिए आया है, पानी के लिए आया है, और हक जो है वो राइट के लिए आया है, कि उसको ये राइट है कि वो वाटर टैक्स लगाए। और ये टैक्स लोगों पे लगाया गया, जो कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस था, 1/10वां हिस्सा उपज का। ये वही क्षेत्र थे, कल्टीवेबल एरियाज थे, जहाँ नहरों से सिंचाई हो रही थी। तो इसके अलावा जो है खुद ये कहा जाता है कि फिरोज शाह की अपनी आय भी, व्यक्तिगत आय जो है इतनी ज्यादा हो गई थी, 2 लाख टका से ऊपर उसकी वार्षिक आय थी। और अफीफे लिखता है कि इतनी इस तरह की आय किसी भी सुल्तान की नहीं थी। तो कई नहरों के खुदवाने का काम उसने किया। इसके अलावा जो हमको रेफरेंस मिलता है वो कई बांधों का भी मिलता है, और ये बताता है कॉफी की लगभग 7 ऐसे बांध हैं जिनकी लिस्ट उसने ये जो फिरोज शाह ने बनवाए थे। और कई शहर उसने नए नए बसाए, जिसमें मैंने आपको अभी हिसार फिरोजा का नाम तो बताया ही है, लेकिन फिरोजाबाद भी था, हरनी खेरा नाम आता है, तुगलकपुर सबदम नाम आता है, तुगलकपुर कसना नाम आता है, और फोर्ट भी आते हैं, कहीं फिरोजपुर का फोर्ट है, एक शहर उसका बसाया जो अब फिरोज शाह कोटला रह गया, उसमें कुछ उसके रेमिनेंट्स रह गए हैं। तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया होगा, तो ऐसे उसको ये भी जरूरत हुई होगी कि वो ऐसे छोटे छोटे और नगर बसाए जहां मंडियां बनाई जा सके, अनाज की मंडियां जहां विकसित की जा सके, ताकि ये गांव से अनाज इन मंडियों में बेचा जा सके। तो इस बात का भी द्योतक है जो नए नए नगर बसवाए उसने, कि प्रॉस्पेरिटी बड़ी होगी, और उसने नए नगर कंस्ट्रक्ट करवाए। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आता है, तो फिरोज शाह ने जो है बहुत सारे आर्टिजन्स रखे थे, उसने बहुत कारखाने भी उसके थे। उसके कारखानों में भी 2 तरह के कारखाने हैं, जिसको रातिबी और गैर रातिबी के नाम से भी जाना जाता है। और जो रातिबी कारखाने थे उनमें जो है वो खाना इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा जो गैर रातिबी कारखाने थे वहाँ कमोडिटीज बनाई जाती थी। इसमें जैसे कि उसके भी कई सेक्शंस थे, इनमें एक था आलम खाना, जो शाही परिवार से की जरूरतों का सामान बनाता था। इसके अलावा रकाब खाना था, जहाँ हाथी और घोड़ों उन लोगों का सामान बनता था। इसके अलावा फर्राश खाना था, जहाँ फर्श पे बिछाने जाने वाला सामान है, चाहे दरी हो या कालीन हो,
ये बनाया जाता था। इसके अलावा जामदर खाना था जहाँ कपड़े बनाए जाते थे। तो बहुत सारे सेक्शंस थे अलग अलग। उसके समय में काफी दासों को भी अपॉइंट किया गया था इन कारखानों में, काफी आर्टिजन्स को एम्प्लॉय किया गया था, और आर्टिजन्स को एक शोना के अंडर रखा जाता था। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी जो अधिकारी था उसको वही गाजी के नाम से जाना गया। तो इन कारखानों से भी, इनमें जो सामान बनता था जहाँ को लोगों, इससे भी काफी रेवेन्यू जनरेट होता था। इसके अलावा फिरोज शाह ने बहुत सारे उद्यान भी लगवाए जो फलों के उद्यान थे। और हफीज कहता है कि अगर हम गार्डनर्स की इनकम को डिडक्ट कर लें, निकाल भी लें, तो इन बागों से, जो उद्यानों से आने वाली जो इनकम थी वो लगभग 180,000 टका थी। और इसी का वर्णन करते हुए लिखता है कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में फल लगाए गए थे। जैसे वो दिल्ली में ही बात करता था कि दिल्ली में ही इतने अंगूरों की खेती होती थी इतने बड़े पैमाने पर कि एक सेर अंगूर जो है वो एक जीतल में मिलता था। तो जो भी इम्प्रेशन हमको मिलता है फिरोज शाह के मेजर्स का, उससे ये मालूम होता है कि इन जनरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। जैसे कि मैंने कहा, जब नहरों से सिंचाई होने लगी तो बहुत किसान को उससे बहुत राहत मिली होगी। जहाँ पानी नहीं था, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ खराब फसल उग रही थी और फसल जमीन में खेती करना मुश्किल था, तो वो इलाके उपजाऊ हो गए होंगे और प्रोडक्शन इसका इंक्रीज हुआ है उसके समय में। और इंशाए मेहरू के से जो हमें पता चलता है, उससे ये भी आभास मिलता है कि जो आर्टिजन्स थे उनकी वेजेस भी अलाउद्दीन खिलजी के वक्त के मुकाबले जो है 8 से 10% ज्यादा थी। लेकिन एक अकाउंट और है जिसको हम मलफूज लिटरेचर में रखते हैं, जो हामिद कलिंदर द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपने समय की सूफी नासरुद्दीन चिराग देलवी के व्याख्यान का, उनकी शिक्षाओं का संकलन किया है। वो हामिद कलंदर का अकाउंट है जिसमें वो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उसके समय में चीजें बहुत सस्ती थी और लोगों को बड़ी आसानियां थी कि चीजों के दाम कम थे। उनका क्विल्ट बहुत आसानी से खरीदी जा सकती थी, ग्रेन्स बहुत आसानी से खरीदे जा सकते थे, मतलब आम आदमी की रीच में था, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। तो वो इस चीज का रेफरेंस अपने अकाउंट पे देते हैं। फिरोज शाह के काल में मैंने कहा कि जो रेफरेंस हमको मिल रहा है वो इसका मिल रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका फायदा स्टेट को हुआ है और उसका फायदा व्यापारियों को भी हुआ होगा, क्योंकि चीजों के दाम अब फिक्स नहीं है। तो व्यापारी जो है वो दाम बढ़ा के भी बेच रहे हैं। इसका अंदाजा होता है कि व्यापारी जो है उनके, क्योंकि कोई रोक टोक अब नहीं है, कोई चेक नहीं है, तो वो चीजों को जो है दाम जो है उनके बढ़ा के बेच रहे हैं। लेकिन यह है कि किसानों पे क्योंकि कोई ऐसी कोई सख्ती नहीं है, तो किसानों की दशा खराब भी नहीं है। एक जनरल प्रॉस्पेरिटी का जो विवरण हमको अफीफ अपने कार्य में देता है तारीख फिरोजशाही में, तो उससे अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो इतना ये तो समझ में आता है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के मेजर्स लिए गए हैं फिरोज शाह के टाइम में। लेकिन करप्शन एक अलग चीज है कि करप्शन भी बढ़ा है, क्योंकि हम फिरोज शाह के पीरियड को हम इस तरह से देखते हैं जैसे उस वक्त सल्तनत की शाम हो चुकी थी और प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन हैड बिगन फ्रॉम हिज टाइम। उसी वक्त तो नहीं हो जाता क्योंकि ये टेक्स टाइम, इतनी जल्दी नहीं संभव था, लेकिन उसकी डेथ के बाद फिर जो है वो एफिशिएंसी क्योंकि खत्म हो जाती है, ऐसे रूलर्स नहीं रहते जो एफिशिएंट हो। और उसके पूरे पीरियड में तो कोई ऐसा कोई ना रिवोल्ट हम पाते हैं ना उसके पीरियड में कोई अकाल पड़ा, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो उसके पीरियड में तो प्रोस्पेरिटी रही है, लेकिन बाद के पीरियड में जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसकी वजह से सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक मेजर्स सिर्फ देखें, हम पॉलिटिकल मेजर्स ना देखें, क्योंकि उसने जिस तरह से के मेजर्स लिए वो सल्तनत में उसने एफिशिएंसी की कॉस्ट पे लिए कि उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल मेजर्स देखें या इकोनॉमिक पॉलिसी देखें तो
उसको हम नहीं नकार सकते कि उसने इस तरह के कदम उठाए कि जिससे किसानों की फसल अच्छी हुई है और स्टेट को भी उसका फायदा पहुंचा है और किसानों को भी उसका फायदा पहुंचा होगा। और जिन अधिकारियों को उसने असाइनमेंट्स दिए थे, लैंड दी थी, उसके थ्रू उनको रेवेन्यू मिलता था, उनको भी उससे फायदा पहुंचा होगा।